अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। पिछली वीडियो में अगर किसी को कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, सो यू ऑल आर वेलकम। आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अच्छा, ये सीरीज़ हमने एग्ज़ाम वेडा स्ट्रक्चरल एनालिसिस की स्टार्ट की हुई है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 2। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से हमने स्टार्ट करना है। प्रीवियसली वी हैव लेफ्ट एट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन 11, इफेक्ट ऑफ शेयर फोर्स इन एक्सियल फोर्स ऑन अ प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर आर। अच्छा देखें, जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है ना, देखें ये आप इजीली है कि मोमेंट कैपेसिटी की बात हो रही है। तो जब मोमेंट की बात होगी तो ऑटोमेटिकली जो शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स है वो डिक्रीज़ होंगे, दोनों डिक्रीज़ होंगे मोमेंट कैपेसिटी पे। मोमेंट कैपेसिटी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स का इफेक्ट रिस्पेक्टिवली दोनों कम होंगे। अच्छा, मोमेंट कैपेसिटी बेसिकली कहते किसे हैं? जो आपकी मोमेंट कैपेसिटी है उसको हम उसकी क्या डिफिनीशन है या इसका क्या मतलब है? मोमेंट कैपेसिटी, जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी यानी प्लास्टिक स्टेट में आपके पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, आपके पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैपेसिटी होती है किसी भी सेक्शन की, तो उसको हम कहते हैं। बट ये आपके पास जब एक स्ट्रक्चर जो है, जो एक सेक्शन है, वो आपके पास एंटायर सेक्शन यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच जाए तो उसके बाद उसमें कितनी जो कैपेसिटी है, तो यील्ड पॉइंट के बाद वाली ये बात है, यील्ड स्ट्रेस के बाद वाली बात है, उसको हम कहते हैं मोमेंट कैपेसिटी। अच्छा, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होगा ना, तो वो आपके पास सेक्शन को क्या कर देगा, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देगा। कौन कौन से होंगे? एक कंप्रेशन, एक टेंशन। ठीक है। तीसरी चीज़, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होगी? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लास्टिक स्टेट में यूनिफॉर्म होगी और जो इलास्टिक स्टेट में इसमें ये लीनियरली वेरी करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक सेक्शन में और इलास्टिक सेक्शन या स्टेट में स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट कर दें। अच्छा, ये एक और पॉइंट है, शेप फैक्टर किसको बोलते हैं? शेप फैक्टर, शेप फैक्टर है ना, फुली प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट की रेशो है। अब फुली प्लास्टिक मोमेंट तो यील्ड मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट तो हमने बता दिया, और यील्ड मोमेंट वो मोमेंट जिस पे वो जो सेक्शन है वो यील्ड करेगा। तो प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट की जो रेशो होगी वो आपके पास शेप फैक्टर बताएगी। तो शेप फैक्टर से आपको पास बेसिकली ये पता लगेगा कि यील्ड पॉइंट के बाद आपके पास अब इस सेक्शन में कितनी वो कैपेसिटी रह चुकी है मोमेंट लेने की, मैक्सिमम बिफोर फेलियर, बिफोर कोलैप्स। ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेप फैक्टर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा, शेप फैक्टर की दूसरी डिफिनीशन ये भी है कि रेशो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसको भी हम शेप फैक्टर बोलते हैं। ये इसका एक जनरलाइज इक्वेशन है, थोड़ा सा आप देख लें। जनरलाइज इक्वेशन है कि MP टू MY, P इज़ द प्लास्टिक, NY इज़ द यील्ड। सिमिलरली ZP जो है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड E इज़ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ये भी शेप फैक्टर आपके पास एक रेशो है। पेपर में ये वाले बहुत आ जाते हैं कि चूँकि शेप फैक्टर है, शेप पे डिपेंड करेंगे, तो रेक्टेंगुलर के लिए ये 1.5 है। ठीक है। आपका सर्कुलर के लिए ये आपके पास 1.7 है, होलो सर्कुलर के लिए 1.27 है, डायमंड के लिए ये 2 है, और ट्रायंगल के लिए दिस इज़ 2.34। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपने ज़रूर याद करने हैं। अच्छा, शेप फैक्टर से रिलेटेड एक और पॉइंट भी लिख लें कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू शेप फैक्टर्स टाइम सेफ्टी फैक्टर। ठीक है। और अब लोड फैक्टर क्या है, शेप फैक्टर क्या है, सेफ्टी फैक्टर क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड। अच्छा, लोड की जगह आप स्ट्रेस भी ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ही यही है कि लोड बाय एरिया इज स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस इज़ लोड फैक्टर, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय यील्ड स्ट्रेस इज़ शेप फैक्टर, एंड यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस इज़ सेफ्टी फैक्टर। ये पिछली बारी CNW में आया हुआ था, सेफ्टी फैक्टर यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस टी, ये आपके पास एक रेशो है जिसको हम सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ सेक्शन बाय यील्ड स्ट्रेंथ, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, यानी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसको हम क्या देते हैं। ठीक है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो यूनिट है वो आपके पास डिस्टेंस की पावर 3 होगा, यानी मिलीमीटर की पावर 3 भी हो सकता है, इंचज़ की पावर 3 भी हो सकता है।
और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये भी नोट कर ले कि उसका जो यूनिट है ना वो इंच की पावर 4 होगा या मिलीमीटर की पावर 4 होगा। तो ये दोनों आप अपने साथ नोट करें कि सेक्शन मॉडुलस मिलीमीटर पावर 3 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलीमीटर पावर 4। अच्छा, इसमें ये नोट करते जाएं कि जो इसमें ऐसी चीज़ें ना वो आपके पास हम ऑलरेडी पढ़ते जा रहे हैं, एक एमसीक्यूज़ को 360 डिग्री से कवर कर रहे हैं, तो ये बाज़ चीज़ें जो है ना बार बार रिपीट भी होंगी और ये एक प्लस पॉइंट भी है इस तरह तैयारी करने का, ठीक है। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क। अच्छा, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है ये हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बताता हूँ। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों को जो है वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अच्छा, वर्चुअल वर्क मेथड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है ना वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड करता है। आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे वो था, बेस्ड था, ठीक है। अब वर्चुअल वर्क मेथड या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता क्या है कि इंटरनल वर्चुअल वर्क एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क के बराबर होगा। दैट इज़ व्हाट इट स्टेट्स। इंटरनल और एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बेसिकली ये कहते हैं। ये आप थोड़ा सा देख लें, इसका इक्वेशन है कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क लेट से आपके पास ये वर्चुअल लोडिंग है, ठीक है, 1 यूनिट लोड आप लगा रहे हो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा विच इज़ अ रियल डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रक्चर, लेकिन रियल ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अब ये वर्चुअल लोडिंग यूनिट लोड लगाने की वजह से आपके पास जो यू होगा ना, यू तो ये यू आपके पास इंटरनल वर्चुअल लोड है ना एलिमेंट, ठीक है। और ये आपके पास जो डेल्टा एल है ये इंटरनल डिफॉर्मेशन है, रियल लोड्स की वजह से जो इंटरनल डिफॉर्मेशन आती है। सो दिस इज़ व्हाट द इंटरनल वर्चुअल वर्क बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क, और यही आपके पास वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इससे ये आप देख सकते हो कि हम डेल्टा को फाइंड करते हैं, डिफॉर्मेशंस को फाइंड करते हैं ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ अननाउन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ अ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अननाउन इंटरनल फोर्सेस रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, तो ये तो 3 ही होंगी ना, ठीक है, 3 होंगी। एक क्या होगा, एक्सियल होगा, एक शेयर होगा और एक मोमेंट होगा अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट ऑफ अ रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। देखिए, स्पेस की बात हो रही है, मैंने आपको शुरू में ही ये बताया हुआ था कि अगर प्लेन फ्रेम होगी तो उसमें 3 होंगे, अगर स्पेस फ्रेम होगी तो उसमें 6 होंगे। तो 6 कौन कौन से, एक एक्सियल होगा, 2 शेयर होंगे, ठीक है, और शेयर अबाउट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और 2 आपके पास बेंडिंग मोमेंट होगी, एक अबाउट जेड एक्सिस होगा, एक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अबाउट एक्स एक्सिस जो मोमेंट होगा उसको हम ट्विस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अबाउट एक्स एक्सिस चीज़ क्या होगी, ट्विस्टिंग होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, द स्लेंडरनेस इफेक्ट ऑफ अ वॉल इज कंसिडर इफ द इफेक्टिव हाइट ऑफ द वॉल एक्सीड। देखें, इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल की बात कर रहा है तो ये 12 टाइम्स। अच्छा, स्लेंडरनेस जो है ना इफ़ेक्ट वो तब कंसिडर होगा जब इफ़ेक्टिव हाइट ऑफ द वॉल थिकनेस के मुकाबले में 12 टाइम्स या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी को हम स्लेंडरनेस रेशो बोलते हैं। इफ़ेक्टिव हाइट टू थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव हाइट टू थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, स्लेंडरनेस रेशो। लेकिन ये वॉल के केस में है। अगर आपने कॉलम या उसके केस में, आरसीसी के केस में लेना है तो उसमें इफ़ेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आपने पढ़ा होगा, उसको हम स्लेंडरनेस रेशो बोलते हैं, ठीक है। मेसनरी वॉल के केस में स्लेंडरनेस रेशो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्लेंडरनेस इफ़ेक्ट कब कंसिडर होगा, जब स्लेंडरनेस रेशो 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें, एक में एक्सीड नहीं होनी चाहिए, दूसरे में आपके पास मिनिमम वो बताया हुआ है कि उससे अगर ज़्यादा हो तो आपने स्लेंडरनेस इफ़ेक्ट को काउंट करना है, ठीक है। अच्छा, यूर नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पेसिमेन इज़ टेकन एज एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3। अच्छा, ये 3 स्पेसिमेंस का एवरेज लेके ही, जिस तरह हम कंक्रीट में सिलेंडर टेस्ट होता है ना, तो हम 3 स्पेसिमेंस लेके उसकी एवरेज वैल्यू लेके वही हमारे पास जो क्रशिंग स्ट्रेंथ हुई वो कंसिडर होती है। ठीक है, तो 3 स्पेसिमेंस आपने लेना है, वो बनाने, और इसकी 28 डेज़ टेस्टिंग है। 28 डेज़ के बाद उसकी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि 28 डेज़ पर ही उसकी वो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके पास आएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एग्रीगेट का साइज़ 20 mm से ग्रेटर हो तो आपने क्यूब का साइज़ कितना लेना है, 150 mm। ठीक है, लेकिन अगर वो 20 mm से कम हो तो आप 100 mm के क्यूब को भी टेस्ट कर सकते हैं 28 डेज़। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ़ स्पेसिमेंस हमने लेने हैं। नंबर ऑफ़ स्पेसिमेंस टेस्टिंग के लिए हमने कितने लेने, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्या अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क, आप कितनी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क कर रहे हो। तो ये सारे वैल्यूज़ मैंने आपके पास लेके आए हैं, आपने याद करना है ना कि अगर 5 क्यूबिक मीटर हो तो 1 सैंपल लेना है, अगर 15 हो तो आपने 2 सैंपल्स लेने हैं, अगर 30 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट आपने करनी हो तो 3 सैंपल्स, अगर 50 की करनी हो अप टू 50 तो 4 सैंपल्स। और फिर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर के लिए ना आपने एक एक को ऐड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 100 क्यूबिक मीटर है ना, तो आपने टोटल सैंपल्स लेने हैं 5। अगर 150 क्यूबिक मीटर है तो आपने सैंपल्स लेने 6। मतलब ईच 50 क्यूबिक मीटर के लिए आपने एक ऐड अप करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ पेन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी हमारे पास क्या होगी बेसिकली। ठीक है, तो ये देखिए 2j माइनस आर ई या 2j माइनस आर, वही चीज़ें मैंने आपके पास दोबारा बुलेट फॉर्म में लिख ली है ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी प्लेन फ्रेम के केस में हमारे पास क्या होगी, 3j माइनस आर ई। ठीक है, और आपके पास काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जो है ना इन केस ऑफ प्लेन फ्रेम 3j माइनस आर ई माइनस एम होगी। ठीक है, इधर तक समझ आ गई आप लोगों की नहीं? ठीक है, इधर तक समझ आ गई। ये पेन जॉइंटेड की बात हो रही थी ना, तो पेन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में ये 2j माइनस आर ई मैंने आपको ऑलरेडी बताया है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का। लेकिन अगर प्लेन फ्रेम हो तो उसमें 2 केसेस है, एक मेंबर एक्सटेंसिबल का है और एक मेंबर इनएक्सटेंसिबल का। एक्सटेंसिबल में ये 3j माइनस आर ई होगा और इनएक्सटेंसिबल केसेस में 3j माइनस आर ई माइनस एम होगा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ देयर आर m अननाउन मेंबर फोर्सेस, ठीक है, r अननाउन रिएक्शन कंपोनेंट एंड j आपके पास नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी पेन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के केस में। यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, m प्लस आर माइनस 2j, ये वो ऑप्शन है बेसिकली जो गिवन था। ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है वही यही है कि ट्रसेस या पेन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के केस में m प्लस आर ई माइनस 2j, तो ये देखो m प्लस आर माइनस 2j एक ही चीज़ है। और प्लेन फ्रेम के केस में आपके पास यार रिजिड जॉइंटेड के केस में आपके पास 3m प्लस आर ई माइनस 3j होगा स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, फॉर अ टू हिंज अर्च इफ़ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल्स वर्टिकली, ठीक है, देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल डिक्रीज्ड। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास सपोर्ट कोई भी आपके पास वो वर्टिकली हॉरिजेंटली या जो भी हो सेटल करे सिंक करे, तो आपके पास जो हॉरिजेंटल थ्रस्ट होगा ना वो एक तो डिक्रीज़ होगा, दूसरा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। दो चीज़ें हो गई। ठीक है, ये उसका एक जनरल फार्मूला है कि जो हॉरिजॉन्टल आपके पास थ्रस्ट होगा ना सपोर्ट ए पे, तो वो वर्टिकल जो आपका होगा उसके बराबर होगा टाइम्स स्पेन लेंथ के बराबर होगा डिवाइडेड बाय आपके पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी एट सपोर्ट बी। तो ये फार्मूला जनरली आप इसको याद करें। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपका सपोर्ट की यील्डिंग है ना, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
यील्ड ऑफ द सपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ नोट कर लें। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर दिस वीडियो कि फॉर सिमेट्रिक 2 hinge parabolic arch, 2 hinge parabolic arch, if one of the support settles horizontally। अच्छा ये देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वर्टिकली सेटल करे, हॉरिजेंटली सेटल करे, आउटवर्ड यील्ड करे, जो भी हो, आपके पास हॉरिजेंटल ट्रस्ट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये 2 पॉइंट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।